गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एसडी पाठशाला में। तो कल तक हम लोगों ने देखा था कि निषेचन तक की घटनाओं को समझा था। निषेचन के पश्चात हम लोग अब देखने वाले, लेकिन उससे पहले हम लोग बीच के दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका पराग स्त्रीकेसर आकर्षण। तो आज जो हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पराग स्त्रीकेसर आकर्षण। तो इसको थोड़ा समझते हैं। आपने देखा निषेचन की घटना को, जिसमें कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन हो रहा था। तो जो नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होने से पहले कुछ घटनाएं होती है परागन तथा निषेचन के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं पराग स्त्रीकेसर आकर्षण। जिसमें कि जो परागकण के फलस्वरूप परागन के फलस्वरूप जो परागकण आकर के बैठती है स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर, वो किस प्रकार पूरे स्त्रीकेसर से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। तो अगर हम लोग बात करें पराग स्त्रीकेसर आकर्षण की, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, परागन की प्रक्रिया होती है। परागन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो परागकण है वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। और जैसे ही परागकण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र क्या करती है, एक द्रव स्रावित करती है। वर्तिकाग्र के द्रव स्रावित करते ही जो परागकण है वो उसे अवशोषित कर लेता है तथा फूल जाता है। जैसे ही परागकण द्रव को अवशोषित करके फूलता है, तो उसके बाद फिर उसमें क्या होता है, पराग नली का निर्माण शुरू हो जाता है। पराग नलिका जो है अब वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका में पहुंचती है। और जैसे ही पराग नली जो है वर्तिकाग्र से वर्तिका में आती है, उसके बाद वो बीजांड तक प्रवेश करती है। फिर बीजांड में करती है। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझ पा रहे किस प्रकार जो परागकण है अपने पराग नली के थ्रू उससे होते हुए जो नर युग्मक है मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो इसको अब हम लोग थोड़ा पिक्चर के माध्यम से भी समझते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग के पूरा का पूरा स्त्री केसर को किस प्रकार जो परागकण है या पराग नली है अपने अंदर ले रहा है।
तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। यहाँ पर आपका परागकण आ गया। अब जो परागकण है वर्तिकाग्र से द्रव स्राव, जो आपका वर्तिकाग्र है इसके द्वारा क्या किया जाएगा, द्रव स्रावित किया जाएगा। अब ये जो द्रव है उसको परागकण अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद वो फूल जाएगा और फूलने के बाद परागनलिका का निर्माण शुरू कर देता है। तो इस प्रकार वो परागनलिका का निर्माण करता है। अब ये जो परागनलिका का निर्माण शुरू हुआ, अब ये इस तरह से वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका में आई और वर्तिका से होते हुए ये इस प्रकार बीजांड में प्रवेश कर जाएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हो एक परागकण है जो कि क्या कर रहा है, इस तरह पूरे स्त्री केसर को कवर कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। इस प्रकार जो आपका परागकण है बीजांड से जाके मिलता है, इसी आकर्षण को हम लोग बोलते हैं पराग स्त्री केसर आकर्षण। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो कि इतना में ही खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका निषेचन का प्रक्रिया होता है, उसके बाद निषेचन के पश्चात की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद अब एक और टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं जिसका नाम है आपका कृत्रिम संकरीकरण। ये कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अगला है आपका कृत्रिम संकरीकरण। आइए समझते हैं कृत्रिम संकरीकरण को। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कृत्रिम संकरीकरण, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे आखिर ये प्रोसेस होता है। तो नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कृत्रिम, यानी कि इसमें मानव इन्वॉल्व होंगे, ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होंगे। तो ह्यूमंस के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु जो संकरीकरण करवाया जाता है उसी को हम लोग बोलेंगे कृत्रिम संकरीकरण। इसमें उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन हेतु यह विधि अपनाई जाती है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, तो ये बात करते हैं। तो कृत्रिम संकरीकरण में हम लोग अपने मन चाह अनुसार बीज उत्पादन करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने मन चाह अनुसार जो नर तथा मादा युग्मक का संलयन करवाएंगे। तो जैसे एक पुष्प है, पुष्प में पहले से ही मादा भाग होता है, उसके अलावा नर भाग भी होता है, और ये खास करके द्विलिंगी पुष्पों में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हमें चाहिए कि भाई इसका जो परागकण है वो इसके वर्तिकाग्र पर जाकर के परागन की प्रक्रिया ना करे, नहीं तो निषेचन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परागन होने से रोकेंगे, और परागन होने से रोकने के लिए हम लोग इसको जो परागकण है उसको चिमटे के हेल्प से खींच के बाहर कर देंगे। और ये जो चिमटे के हेल्प से खींच करके बाहर कर रहे हैं तो आपके पुष्प में केवल मादा भाग बच जा रही है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विपुंसन, यानी कि इमास्कुलेशन। अब उसके बाद अगर बात करें, अब जैसे ही हम लोग इसको बाहर करेंगे तो अब फिर भी है कि भाई कई और दूसरे फूल का जो वो परागकण है वो आकर के इसके वर्तिकाग्र पर ना बैठ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बटर पेपर के हेल्प से ढक देंगे। जो बटर पेपर के हेल्प से ढक रहे हैं तो इसका क्या करेंगे, एक प्रकार से इसको बोलते हैं थैलीकरण या बैगिंग। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो कृत्रिम संकरीकरण में दो प्रक्रियाएं होती है, विपुंसन की और थैलीकरण की। जो आपके कृत्रिम संकरीकरण की प्रक्रिया है मुख्य रूप से द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, समय परिपक्व होने से पूर्व या परागन ना होने देने के लिए हम लोग किसी भी पुष्प के नर भाग को चिमटे की सहायता से उससे अलग कर देते हैं, ताकि उसका परागकण उसके वर्तिकाग्र तक ना पहुंच सके। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग विपुंसन। इसमें हम लोग क्या किया, इसको हटा दिए तो इसको विपुंसन बोल दिए। लेकिन अब जो विपुंसन हो गया, लेकिन अभी भी तो चांस है कि किसी अदर पुष्प का जो परागकण है वो आकर के इसके वर्तिकाग्र पर बैठ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थैलीकरण की प्रक्रिया करेंगे, यानी बैगिंग का प्रोसेस।
तो बैगिंग का प्रोसेस में क्या करेंगे, ये जो आपका वर्तिकाग्र है इसको हम लोग ढक देंगे बटर पेपर के हेल्प से, ताकि इस पर कोई भी अनचाहा परागकण आकर के ना बैठ सके। और जब हमारे पास खुद का जब ये वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाएगा तो जो इसका कृत्रिम संकरीकरण करा रहे हैं वो इसके ऊपर अपने मनचाहे परागकण को छिड़क देंगे, और छिड़कने के बाद फिर से इसको बटर पेपर से ढक देंगे। तो परागन का प्रोसेस जो हुआ वो अपने मनचाहा परागकण के साथ हुआ, जिसके फलस्वरूप जो बीज बनेगा उन्नत किस्म का बनेगा और अपने मन के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इस हिसाब से हम इसी को हम लोग बोलेंगे कृत्रिम संकरीकरण। जो कृत्रिम संकरीकरण है ये मुख्य रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा अपनाया जाता है ताकि उन्नत किस्म के बीज प्राप्त हो। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब जो कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग करेंगे कल डिस्कस निषेचन पश्चात की घटना। निषेचन पश्चात की घटना में जो हम लोग देखने वाले हैं कि भ्रूण कोष का विकास कैसे होगा, भ्रूण का विकास कैसे होगा, तो ये फल फिर आगे चल के कैसे विकसित होगा, फल का उसके बाद फिर जो अंडाशय है उसका अलग अलग भाग, बीजांड का अलग अलग भाग आगे चल के उसका किस चीज में परिपक्वन होता है या फिर किस चीज में वो बदलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग जो कल डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा निषेचन पश्चात की घटना होगा। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।